एक बार फिर से आप बता देती हूँ। प्रोफेसर महेंद्र सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं, अचल मल्होत्रा पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं, मेजर जनरल जैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रक्षा मामलों के जानकार, और लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी हमारे साथ हैं रक्षा मामलों के जानकार। अब सबसे पहले मैं चलूंगी अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मल्होत्रा साहब, हमने अभी दोनों को सुना, जो बात आपने कही थी कि रूस नहीं चाहता कि तनाव हो और अमेरिका एक हवा बना रहा है और एक साइकोलॉजिकल वॉर एक तरह से चल रही है अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए। तो हमने अभी दोनों के बयान सुने, वही बात निकल कर आ रही है। जो बाइडेन धमकी भरे पूरे मूड में है, अंदाज में, और पुतिन ये कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट अभी चल रहा था, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम विकल्प पर बात करने के लिए तैयार हैं। जय शीतल, जिससे मैंने पहले भी कहा, शुरू से ही रशिया ने इस बात को क्लियर किया है कि वो युद्ध नहीं चाहता। हकीकत यह कि वो युद्ध नहीं चाहता इसलिए नहीं कि वो शांति प्रिय है, लेकिन वो जानता है कि युद्ध के परिणाम क्या होंगे, और युद्ध के परिणाम जो है रशिया के लिए भी बहुत घातक होंगे। और रशिया पहले से ही आर्थिक दृष्टि से थोड़े कमजोर दौर से गुजर रहा है, तो वो नहीं चाहता कि उसके ऊपर और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे और फिर उसके पास बचा खुचा जो एक ही विकल्प रह जाएगा, वो चाइना पे डिपेंडेंसी उसकी बढ़ जाएगी। वो भी रशिया कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि चाइना का वर्चस्व भी सेंट्रल एशिया या दूसरे ऐसे एरियाज में जो फॉर्मर सोवियत स्पेस है वहां इतना बढ़ जाए कि फिर वहां उसे भी तकलीफ होनी शुरू हो जाए। तो रशिया तो किसी भी हालत में युद्ध नहीं चाहता, लेकिन रशिया ने ये जरूर क्लियर कर दिया है कि मेरी ये रेड लाइन्स है, मेरी जो सिक्योरिटी है ये मेरा प्राइम कंसर्न है, और मैं रशिया नहीं चाहता कि बिल्कुल जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हो रही है नेटो की, आपके दर्शकों ने अभी तक जान लिया होगा कि 1997 से लेकर 14 नए देश जो बने हैं नेटो के मेंबर्स, उसमें ज्यादातर वो हैं जो वार्सा पैक्ट कंट्रीज के थे, फॉर्मर यूगोस्लाव रिपब्लिक्स, कुछ फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स भी थी। लेकिन अब जब बात यहां आ गई, पानी सिर से इतना ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा है रशिया को कि नाटो जॉर्जिया और यूक्रेन में भी आना चाहती है, जो बिल्कुल उसके बिल्कुल बॉर्डर से शेयर करती है, तो रशिया नहीं चाहता। और रशिया चाहता है कि यूक्रेन जो बीच में एक बफर जोन रहे कम से कम, और अगर उसके साथ साथ उसकी जो डिमांड है वो मैक्सिमलिस्ट डिमांड है कि वो 1997 की पोजीशन पे वापस हट जाए। वो सब जानते हैं कि ये अमेरिकन या नेटो इस बात को मानने वाले नहीं है। तो इस समय स्थिति ये है कि रशिया माइनस युद्ध किए बिना अमेरिका और नेटो पे ये दबाव डालना चाहता है कि किसी तरह की ये अंडरस्टैंडिंग करे कि अब वो बिल्कुल उसके बॉर्डर पे आके नहीं खड़े होंगे और जो अपनी डिप्लॉयमेंट है उसको भी कम करेंगे। देखा जाए तो ये एक तरह से विश्व शांति की दिशा में भी एक सकारात्मक वो होगा, आर्म्स रेस में जो है गिरावट आएगी। वरना क्या है, ये पूरी टेंशन जो है इसका जिसका पूरा असर पूरी दुनिया पे पड़ने वाला है, तो उस नजरिए से भी हम सबको देखना चाहिए इसे। तो दोनों के कंसर्न्स अपनी अपनी जगह हैं। मुझे लगता है कि रशिया के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो जेन्युइन है। अमेरिका इस बात पे जोर दे रहा है कि यूक्रेन का सॉवरेन राइट है वो किसी भी अलायंस को ज्वाइन करे, ये एक थियोरेटिकल बात है। लेकिन आज की तारीख पे देखिए, जब जियोपॉलिटिकल रियलिटीज और स्ट्रैटेजिक रियलिटीज होती हैं, तो उसपे थ्योरेटिकल बातें करना या कंसेप्चुअल बातें करना या डेमोक्रेसी की बातें करना या सॉवरेन राइट्स की बात करना, ये सब अपनी जगह होता है। बट अमेरिका तो ये सब बातें हर जिस देश में जाता है वहां के लिए ये करता है, सॉवरेन राइट्स, डेमोक्रेसी। अब आज की तारीख में मैं हमारे कूटनीतिक संबंधों की अगर बात ना करूं तो जहां भी अफगानिस्तान में भी देखिए क्या हालात बने हैं। वो जो डेमोक्रेसी जिसकी रक्षा करने के लिए ये तमाम मुहिम होती है, वहां पे क्या हालात बनते हैं। इराक में आप देखिए। मैं जनरल कुलकर्णी के पास चलूंगी इस पर। जनरल कुलकर्णी, जैसा कि मल्होत्रा साहब ने कहा कि रूस के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो जेन्युइन है, वाजिब है, आपका क्या मत है इस पर? शीतल जी, बिल्कुल। द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट। अगर आप देखें, जब रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था, उस वक्त रशिया को, सोवियत यूनियन को
साफ बताया गया था कि उनके कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए नाटो ईस्टवर्ड एक्सपैंड नहीं करेगा। तो उन्होंने तो वो कहा नहीं, जैसे ठीक कहा 97 के बाद जितने भी 12 सदस्य थे अब 30 सदस्य बन गए, जिसमें अधिक से अधिक सोवियत रिपब्लिक्स पुराने वाले हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए रशिया जो है वो नहीं चाहता है, रशिया और यूक्रेन के पुराने संबंध हैं, उसके क्रुश्चेव ब्रेज़नेव जो भी रहे हैं राष्ट्रपति, उनमें यूक्रेनियन खून बहता है, तो उनको मालूम है यूक्रेन क्या है। उस मद्देनजर रखते हुए तो जो रेड लाइन ड्रॉ की, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देने की कोशिश बताऊंगा कि 2001 में मैं एक कोर्स कर रहा था और उस पर रशियन ऑफिसर भी थे, अमेरिकन ऑफिसर्स भी थे। आपको यकीन नहीं होगा कि रशियन ऑफिसर जो था उसकी तनख्वाह $100 थी, $100, और मेरी तनख्वाह थी $400, अमेरिकन की तनख्वाह थी $6000। तो आप समझ सकते हैं उस वक्त ही पुतिन ने चार्ज लिया था रशिया का। तब से लेकर के आज तक पुतिन ने रशिया को कहां से कहां पहुंचाया है। तो रशिया भी नहीं चाहता है कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो, लेकिन अमेरिका भी जानता है, रशिया ने अमेरिका को क्लियर मैसेजिंग दे दिया है कि रशिया वो नहीं है, उस स्थिति पे पहुंच गया है और उस सक्षम है और उस मकाम पर जा पहुंचा है कि अमेरिका उसको अब कुछ नहीं कर सकता है। आप यूक्रेन से बाहर रहे, और यूक्रेन जो है आप देखिएगा जितनी भी हो रहा है यूक्रेन के अंदर, जब अपने जो स्टूडेंट्स हैं तकरीबन 20,000 हैं, उनसे आप कभी बातचीत कीजिएगा, यूक्रेन में देखिएगा कुछ भी नहीं, शांति है, इतना कुछ नहीं है। जबकि 2014 में जब क्रीमिया को रूस ने लिया था, उस वक्त जो रशियन इंक्लाइन प्रेसिडेंट था यूक्रेन का, उस वक्त तकरीबन 8 लाख लोग रास्ते पर थे क्योंकि उनको नहीं चाहिए था। आज की तारीख में यूक्रेन ने, मकसद ये है कि रूस दिखाना चाहता है अमेरिका को और नाटो को कि आप जो हमारी रेड लाइंस है, आप जो यूक्रेन है, जॉर्जिया है, इसमें दखल अंदाजी नहीं देंगे, ये मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसमें आप आने की कोशिश करेंगे। बल्कि रूस ये है कि 1997 की स्टेटस को एंटे, जिसमें बाकी जो देश जैसे स्लोवानिया, ये लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये जितने बने हैं जो पुराने ये भी नाटो के सदस्य नहीं होने चाहिए। वो तो स्टेप 2 हुआ। तो स्टेप 1 में किसी भी हालत में यूक्रेन और जॉर्जिया जो है वो बिल्कुल ये रशिया का कंसर्न है। बिल्कुल संजीव त्रिवेदी के पास चलती हूँ, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, भारत की अगर बात करें तो इस बीच हमारे विदेश मंत्रालय ने भी, जो मैं कुछ समय पहले का बयान देख रही थी, उन्होंने ये कहा कि बातचीत से इस मसले को सुलझाया जाना चाहिए, बातचीत का रास्ता इख्तियार करें दोनों देश। अभी ताजा कोई विदेश मंत्रालय का इस पर कोई स्टेटमेंट या हाल फिलहाल में? जी नहीं, अभी तक उस एडवाइजरी के बाद जो कि एम्बेसी के द्वारा दिया गया था कीव में, कोई नई बात तो सामने नहीं आई है। लेकिन बड़े परिप्रेक्ष्य में शीतल, आप इस बात को समझिए कि कितनी मुश्किल हो सकती है भारत के लिए ऐसे में, जबकि ये जो पूरा मामला है इसका एक जो एनर्जी एस्पेक्ट है, जो क्राइसिस खास तौर पर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को लेकर के हमारे देश को प्रभावित कर सकता है। आप भारत की बात कर रही हैं। आज की डेट में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल है वो $96 और $97 के आसपास प्रति बैरल चल रहा है। आप इस क्राइसिस की शुरुआत में जब कुछ महीने पहले और ज़्यादा इंटेंस हो गया, हालांकि ये चल तो बहुत सालों से रहा है, लेकिन जब इंटेंस हुआ उस वक्त $70-72 प्रति बैरल तेल के दाम थे। यानी कि ये जो फासला है ये कितना बड़ा आर्थिक बोझ हमारे ऊपर ला सकता है। और पेट्रोल के प्राइसेस जिस तरह से तेजी से बढ़े हैं हाल के दिनों में, आप भी जानती हैं चुनावी माहौल है तो रुके हुए हैं प्राइसेस, तो वो कितना ज़्यादा बढ़ जा सकते हैं, एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। लाभार्थी कौन है? लाभार्थी आज की तारीख में रूस हैं और पश्चिम के देश हैं। और जाहिर है रूस चूंकि निर्यातक है तो उसको फायदा इस बात में है कि तेल के दाम बढ़ें। वॉर हो जाता है तो फिर सैंक्शन लग जाएगा, तो जाहिर है वो वॉर नहीं चाहेंगे। और दिमित्री पेस्कोव हैं जो कि क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं, उनसे कल पूछा गया कि साहब देखिए ऐसा है कि यूक्रेनियंस रात में सोए कि नहीं सोए, क्योंकि आपने तो कह दिया है वॉर होगा। तो उन्होंने कहा हमने कब कहा है, हम तो यही कहेंगे कि जिन्हें जगना है जगें, जिन्हें नहीं जगना है न जगें। और वो मजाक के अंदाज में हंसने लगे। तो ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा की तरह था। और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह भी है ना शीतल की ताइवान इतना ज्यादा आजादी को असर्ट करता है, क्या वो वॉर हुआ अभी तक? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हमारे बॉर्डर्स पे 6.5 लाख सैनिक। वक्त की पाबंदी, इस पर फिर बात करेंगे। आपका और हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो क्या वाकई रूस यूक्रेन पर हमला करेगा या ये केवल एक साइकोलॉजिकल माइंड गेम है जो अमेरिका और रशिया के बीच में चल रही है? ये देखना होगा, कुछ देरी इंतजार करना होगा। 10 बजे की डेडलाइन है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।